हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लास्ट चैप्टर से कनेक्टेड। जो हमारा वीडियो था वो था उसी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट नहीं देखा, तो उनके लिए बता दूं कि मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए। ध्यान रखिए, कोर्स ए, जिसमें बुक चल रही है शतज भाग 2 और आपकी कृतिका भाग 2। तो अभी हम करा रहे हैं शतज भाग 2। तो शतज भाग 2 के गद्यखंड का हमारा तृतीय अध्याय है लखनवी अंदाज। लास्ट जो आपने वीडियो देखा उसमें हमने क्या पढ़ा था? लखनवी अंदाज के चैप्टर का हमने फटाफट एक क्विक रिवीजन देखा था। पूरा चैप्टर समझ लिया था अच्छे से। अब भाई पढ़ तो आप पहले ही चुके थे, वो तो एक रिवीजन था, हमने कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? अब उसी चैप्टर के हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि उस चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 7 क्वेश्चन है आई थिंक। बस उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम करने वाले हैं। चैप्टर मज़ेदार था, पढ़ने में हमको, पढ़ाने में मज़ा आया, तो आई थिंक पढ़ने में भी आपको मज़ा आया होगा। तो इस मज़े के साथ ही फटाफट हम आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अब क्या हुआ कि भाई जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति है, तो अगर उससे नज़रें भी टकराती हैं तो हम ऐसे करके सर हिला देते हैं या स्माइल दे देते हैं, कुछ घटता है, हमारा कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब हमारे नवाब साहब 2nd क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़े तो हुआ क्या? वो तो ये सोच कर गए थे भाई एकांत होगा, हम आराम से बैठेंगे, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक नवाब साहब बैठे हुए थे। तो अब जैसे नज़रें टकराती हैं, भाई अनजान लोग हैं, तो क्या हुआ? हेलो कर देते हैं, स्माइल कर देते हैं, लेकिन हमारे नवाब साहब ने क्या किया? आंखें फेर ली। तो इससे पता चला कि भाई कोई होता है, मिलता है, बात करता है, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। तो इससे हमारे लेखक को ये लगा कि हाँ भाई ये इनसे हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक 2nd क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसने देखा कि उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे हैं। लेखक को देखकर नवाब साहब ने क्या किया? नवाब साहब ने चिंतन में व्यवधान पड़े, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। जैसे हम कोई काम कर रहे हो, एकदम से जैसे ऐसे कोई आ जाए, तो मतलब एक तो आपने तारुफ, मतलब एक तो रुख ना मिलाया, और उसके ऊपर आपके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे लग रहा है कि आप बड़ा परेशान हो गए उनके आने से। तो वो व्यवधान यानी कि कोई बाधा डालना काम में इस तरीके से हो गया। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। मतलब एक सामने होता है, किसी को देख के अच्छा लगता है, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा था जैसे लग रहा आपका आना हमें यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं करी। उन्होंने पहले बात ही नहीं करी। बात करी भाई, कोई आया, बैठा, बैठ गए, हेलो जी आप कहाँ से आए हैं, क्या है, कोई ऐसे बात नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करी। दोनों वो नवाब साहब बाहर देखते रहे, हमारे लेखक भी कनखियों से उनको देखते रहे। इस तरीके से हुआ। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने ये सारे कार्य किए जिससे ये पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बात करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की के बाहर देखते रहे। जैसा कि मैंने बोला कि भाई हमारी तरफ देखिए, लेकिन वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। अब पहले तो देखा, बाहर देखे, फिर उसके बाद जैसे किसी के आ जाने से कोई खलल पड़ जाता है तो वो पूरा सब कुछ ऐसे ऐसे करके आसपास देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं है। भाई ये तो हम सामने देख के पहचान जाते हैं, अगर कोई हमसे बात करने के लिए इच्छुक है तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है, और अगर वो इच्छुक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो हमसे कटने की कोशिश करेगा, जैसे कि नवाब साहब कर रहे थे। तो लेखक ने यही सब देखकर समझ लिया कि वो हमसे बिल्कुल भी बात करने में इच्छुक नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो हम सीधे सीधे अगर इसको 2 अल्फाज में बोले तो ये उन्होंने अपनी झूठी नवाबी शान दिखाने के लिए किया। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च छिड़का और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक को दिखाता है, यानी कि हम जो है नवाब है,
ये जो रौब है इसको दिखाने के लिए है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमूमन लोग क्या करते हैं, भाई खीरे को इतना जतन से काटेंगे, सब कुछ करेंगे तो खाएंगे, लेकिन हम तो नवाब हैं, हम लोग नॉर्मल जैसे जैसे लोग क्यों करेंगे। हमने क्या किया, हमने सब कुछ वही प्रक्रिया करी, लेकिन हमने खाया नहीं, हमने फेंक दिया। हम तो ठहरे नवाब, हम तो रईस, हम चीज़ों को जो है फेंक देते हैं, पैसे की हमें परवाह नहीं। ये सारी चीज़ें, उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। तो क्या है, हम नवाब हैं, हम अमीर हैं, ये चीज़ दिखाने की तरफ जो है वो इशारा करता है। प्रश्न संख्या 3 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? अगर ये घटना इस तरीके से, मतलब बिना खाए पेट में डकार आ सकती है भरे पेट की, तो मेरे हिसाब से बिना कहानी पात्र के कहानी लिखी भी जा सकती है, लिखी जा सकती है। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनको भूख थी, यानी कि किसको भूख थी, नवाब साहब को भूख थी। ये चीज़ कैसे हमें पता चली कि उनको भूख थी? क्योंकि जब वो खीरा अपने मुंह तक लेकर आ रहे थे तो उनके मुंह में पानी आ रहा था, लार सलाइवा जिसको हम बोलते हैं वो आ रहा था। अगर उनको भूख नहीं होती तो वो सलाइवा उनके मुंह में नहीं आता। उनको भूख होते हुए भी उन्होंने नहीं खाया और सारे खीरे फेंक दिए, और उसके बाद वो लेट गए चुपचाप। लेटने के बाद उन्होंने जो डकार ली वो भरे पेट की थी, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि वो बनावट थी, दिखावा था। ये चीज़ साबित करी जा रही है कि जो उन्होंने डकार ली वो दिखावा था। जिस प्रकार हम अगर कहानी लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई घटना होगी तभी कहानी होगी, कोई ना कोई पात्र होगा उसमें तभी कहानी बनेगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र के कोई कहानी लिखी जा सके। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। बात सही है, कहानी बिना किसी उसके नहीं लिखी जा सकती। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना में कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक हैं। अब कोई भी कहानी अगर पढ़ते हो तो ये घटना कहीं घट रही है, कहाँ घट रही है, किस पे घट रही है, उसका परिणाम क्या हुआ, जिस पे घट रही है उसका नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बगैर कहानी नहीं बन सकती। तो बेसिकली मैं इस बात से सहमत है कि बिना विचार, पात्र और घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जिस प्रकार बिना खाए पेट नहीं भर सकता है, पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे हमने यहाँ पर यशपाल जी ने इस पूरे निबंध को नाम दिया है लखनवी अंदाज, तो आप क्या नाम दे सकते हो? देखिए आपके पास बहुत सारे नाम आएंगे, आप बेझिझक होकर उन नामों को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, यानी कि नवाबी चली गई मगर झूठी शान न गई, या नवाबी दिखावा, दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी, ठीक है ना, कि मतलब वो ठसक और प्रवृत्ति उनके अंदर अभी भी बकाया थी। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे 2 वक्तव्य हैं। देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, यानी जो उन्होंने खीरा काटने की जो पूरी प्रक्रिया अपनाई है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? अगर आप किसी चीज़ का टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? अब इसमें आप अपनी फेवरेट चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें, जैसे आपको मैगी पसंद है तो मैगी बनाने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपको कोई फ्रूट पसंद है तो उसको करने के लिए आप क्या क्या करते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है खीरा काटने की प्रक्रिया को करेंगे। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के 2nd क्लास के डिब्बों में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे, गोद कर उनका झाग निकाला, गोदा और फिर रगड़ा तो झाग निकला, और खीरे छीलकर फांके बनाई।
उन पर नमक मिर्च का चूर्ण बुरका। जब फांके पनियाने लगी, यानी कि खीरे के ऊपर जब आप नमक डालोगे तो वो हल्की सी जो है पानी छोड़ने लगती है। तो उन्होंने एक फांक उठाई, मुंह तक लाए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे करते हुए उन्होंने सभी फांके फेंक कर डकारे ली। तो ये सारा हमने बता दिया। अब जो दूसरा वाला है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई फ्रूट है जिसे आपको बहुत पसंद करते हो तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हो वो लिखोगे। अगर मान लो जैसे मैगी है या पास्ता है, कोई भी चीज़ है जो भी है जो आपको पसंद है उसकी प्रिपरेशन की पूरी विधि आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर नवाबों की कोई भी सनक वगैरह आपने अगर कभी सुनी हो या आपके साथ घटित हुई हो तो आप लिख सकते हैं। लिखने के तरीके के लिए मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ। नवाबों की सनक और शौक यह रही कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते हैं। ये बात बात में दिखावा करते हैं। एक बार लखनऊ के ही नवाब जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी कहीं भ्रमण करने आ गया, मतलब उस पार्क में कोई एक जो एकदम नॉर्मल इंसान वो आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका, सलाम ऐसे करके सलाम करते ना, ठोका, और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। क्या हुआ भाई? जैसे टहल रहे हैं, निकाला पॉकेट में डाले, जैसे मुड़ा उनके पैर मुड़ गया और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। अब उनके हाथ में बादाम था, जो कुछ भी था वो क्या हुआ, बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा खाने में बिखरे सामान में एक भी बादाम ना था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। मतलब नवाब होकर मूंगफली खा रहे हैं, ये बात वो कैसे बोल देते? तो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि बादाम खा रहे हैं। वो सारा जो मूंगफली बिखरी पड़ी थी उसमें एक बादाम ना था। तो ये चेहरा उनका एकदम नवाब साहब का पीला पड़ गया उनकी। तो ये उनकी थी झूठी शान, वो दिखा रहे थे कि मैं बादाम खा रहा हूं, मैं नवाब हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। बात सही है, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है जब कोई ऐसी चीज हो जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो उसकी सनक हमेशा अच्छी होती है। जैसे किसी को पढ़ाई की सनक है, अच्छी है ना, क्योंकि उससे तो भविष्य बनेगा ना। तो ऐसे ही कुछ सनकों को आप यहाँ उल्लेख भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। अब आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, डॉक्टर सीवी रमन को ले लीजिए, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे आप साहित्यकारों को भी देखेंगे जिन्होंने अपनी सनक के चलते इतने फेमस हुए हैं। क्योंकि अगर उनके अंदर इस चीज़ को काम करने की सनक नहीं होती तो शायद वो इतने फेमस भी नहीं हो पाते। अब इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए और पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी ने दशरथ मांझी की कहानी तो सुनी होगी कि किस तरीके से उनकी पत्नी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, अस्पताल ना पहुंच गए। तो उन्होंने सनक के चक्कर में पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया अस्पताल तक पहुंचने का। और अगर आपने नहीं पढ़ी है उनकी कहानी तो ज़रूर गूगल करके पढ़िए, बहुत आपको इंस्पायर करेगी कि किस तरीके से हमें अपने काम के प्रति जो है वो डिवोटेड होना चाहिए। और जो काम हम कर रहे हैं अगर हम पहले ही सोच लें कि इतना मुश्किल है तो हम काम को शुरू भी ना कर पाएं। तो इस तरीके से उनकी सनक के कारण वो भारतीय माउंटेन मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो और भी ऐसी कहानियां हैं, आप सर्च करिए और उनके बारे में पता करिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट के प्रश्न यहाँ पर खत्म हुए। जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, फटाफट हमने कर लिए। लेकिन ये तो था हमारी बुक से संबंधित, लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड हमारे पास सारी चीज़ें बाकी हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इस तरीके के 2 वीडियोस अभी आपके लिए इस चैप्टर से संबंधित बाकी हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव यानी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो अगला जो वीडियो रहेगा वो इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।